जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया ई बुक एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का सभी पेपर का एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम लोग एमपीएस 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के 5 यूनिट ऑलरेडी कर चुके हैं। और हालांकि जो जून महीने का एग्ज़ाम जो अगस्त 24 से शुरू होने वाला है, पहला पेपर आपका एमपीएस 003 है। इसके कारण अभी कुछ दिन हम लोग पूरा एमपीएस पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। कल संडे पूरा सभी मतलब पूरा दिन एमपीएस 03 का ही क्लास होगा। ठीक है, तो आज से मतलब ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी इस वीडियो के माध्यम पे पता चल जाएगा। कल सुबह से हम लोग सभी एमपीएस 3 के ही क्लास करेंगे। ठीक है, लगभग 10 यूनिट कवर करने का टारगेट है। तो आज हमारा यूनिट नंबर 6 शुरू करते हैं, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के, जहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी देखेंगे। एक्चुअली इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा एमपीएस 3 का बुक चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप के कैटालॉग पे जाइए, वहाँ पे एग्ज़ाम सारथी मिलेगा, वहाँ से ई बुक खरीद सकते हैं। और हमारा जो बुक है उसका ये देखिए कुछ स्पेशलिटी है, जैसे कि इसमें हर टॉपिक का समरी मतलब कॉन्सेप्ट रहेगा पहले, उसके बाद बुक का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व रहेगा, फिर आपका पिछले 7 अटेम्प्ट का क्वेश्चन भी सॉल्व रहेगा। क्योंकि मतलब इग्नू में मतलब बहुत सारा चैप्टर होते हैं, यूनिट होते हैं, और हर यूनिट से तो एग्ज़ाम में नहीं आता है। तभी कुछ मतलब सिलेक्टिव ऐसे यूनिट है जिसमें जून पे भी आता है, दिसंबर भी आता है। तो कुछ यूनिट ऐसे है जिसमें मतलब दिसंबर पे ही आता है, सिर्फ जून पे आता है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है ईच यूनिट वाइज मतलब हम लोगों ने सेपरेट करके दिया है, तभी आप लोग मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा मतलब कौन सा यूनिट करना है और कौन सा यूनिट छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का कक्षा शुरू करते हैं। हमारा यूनिट नंबर है यूनिट 6, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, एमपीएस 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के। तो इसमें पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड ग्लोबल डिवाइड, बहुत बड़ा चैप्टर है और इस मतलब अटेम्प्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जून दिसंबर दोनों अटेम्प्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है चैप्टर। फिर हम देखेंगे पॉवर्टी ऑफ इनकम कंपैरिजन, फिर ग्लोबल सोशल रियलिटी, एसेंशियल्स ऑफ मेल डेवलपमेंट, फिर एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन, रूल एंड लिमिटेशन, जो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, रूल ऑफ द स्टेट। फिर हम देखेंगे द काउंटर रिवोल्यूशन इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, द एलपीजी पैकेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इससे मतलब बहुत बार क्वेश्चन में सिर्फ यही आया है, और इस साल भी आप लोग मतलब पर्टिकुलरली जो एलपीजी पैकेज है वो मतलब करके जाइएगा। फिर आउटलाइन इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, अगला जो हमारा लास्ट पे हर मतलब बुक का जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, और 5-6 टाइम क्वेश्चन वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो भारत क्या है? भारत मतलब बहुत रिच डाइवर्सिटी है, समृद्ध कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे 1/6 पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड के भारत में ही रहते हैं। और भारत में मतलब एक्सट्रीम मतलब बहुत सारे ऐसे पीपल है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, लेकिन कुछ माइनॉरिटी ऐसे लोग हैं, चंद लोग जो मतलब ऐसे मतलब उच्चतर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जीवन यापन करते हैं। ठीक है, विविध फिर विविधता और बहुलता से भरा एक देश, जिसे आमतौर पर आधुनिकता कहा जाता है, के साथ उसका समा सामना उसके औपनिवेशिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से जो डोमिनेशन आता है उसके बारे में बोल रहा है। जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से कुछ मतलब लोग जो है वही मतलब पूरा इकोनॉमी को चलाने लगते हैं। Though India successfully liberated itself from colonial rule by means of mass popular struggle for independence, it is still striving to be able to win its more than a billion strong population a standard of living dignity। हालांकि मतलब कॉलोनियलिज्म से तो हम लोगों को आज़ादी मिल गया, लेकिन फिर भी जो गरीबी है वो अभी तक मुँह चन नहीं हुआ है। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो पॉइंटिंग
टू द ग्लोबल डिवाइड बिटवीन, तो एक डिवीजन बन गया है रिच पीपल एंड पुअर के बीच में, जिसे मतलब ग्लोबली ऐसे ही डिवीजन हुआ है इन बोथ डेवलप्ड, जो सभी कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, सभी कंट्री में एक ग्लोबल डिवाइड बन गया है इस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लोबल डिवाइड के वजह से डिवाइड क्या है। वैश्विक विभाजन, तो पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, उसके बाद बीमारी, फिर बार बार होने वाली जो आपदाएं होता है आद, और विशाल असमानता खुले तौर पे दिखाई देती है। लेकिन भारत सहित अंतरिक्ष यान पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से भिन्न है। तो स्पेसशिप जो है तो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में वो अलग अलग होता है। यहाँ तक कि अमीर या उच्च आय वाले देश जो है वो ओईसीडी जो है, ओईसीडी एक संस्था है, तो ओईसीडी के बारे में हम देखेंगे। ओईसीडी के हिस्से हैं उनकी बहुत अधिक औसत आय के बावजूद अत्यधिक गरीबी, बार बार और अक्सर बढ़ती बेरोजगारी, आय धन सामाजिक आर्थिक असमानताएं की बढ़ती असमानता है, शक्ति बल्कि उच्च स्तर की सामाजिक असुरक्षा और अलगाव और विसंगतियाँ की व्यापक समस्याएं भी होती है इस जगह पे। ये देखिए ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के राज कैपिटल पे। इसका मेंबर है 38 कंट्रीज टोटल इसका मेंबर है। ठीक है, these problems are very acute and can be considered the defining main characteristics of hundreds of countries, of course including India. इंडिया का भी यही प्रॉब्लम है, जैसे जो गरीबी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, इनइक्वलिटीज़ का प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑफन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड, इंडस्ट्रियलाइजिंग और बैकवर्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। The high income countries produce nearly 4/5 of global national income, while the low income countries are able to take less than 4% of the global gross national income, and middle income countries share about 17% of the total. It may be noted that high income countries population is about 15% of the world population of nearly 6 billion. ठीक है, अगला जो है हमारा ग्लोबल डिवाइड का, as many as over 2/5 of humanity lives in low income group लो इनकम कंट्री में, मतलब दो फिफ्थ लोग, 2/5 लोग लो इनकम कंट्रीज में रहते हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं। लगभग 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मिडिल इनकम क्लास पे एरिया पे रहते हैं। इंडिया में क्या है, इन इंडिया एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू रिमेन मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। आप लोगों को पता है भारत का मेन लाइवलीहुड का मेन सोर्स एग्रीकल्चर ही है, और नियरली 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बट ओवर दिस पीरियड, ओवर ए हाफ सेंचुरी, मतलब हाफ सेंचुरी के बाद क्या हुआ, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी मतलब डाउन हो गया भारत का। तो थोड़ा थोड़ा भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, तभी धीरे धीरे करके नया सेक्टर का जन्म लिया, टर्शियरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर के इनकम से तभी इंडस्ट्रियल इनकम और टर्शियल इनकम बढ़ रहा था। द पोजीशन ऑफ द लैंडलेस फार्म वर्कर्स, ऑफ विच लार्ज पार्ट कम द सोशियली एंड इकोनॉमिकली वार्ड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड the leads and tribal communities who are deprived of the most essential socio-economic basic facilities and services like appropriate roof over their heads, drinking water, literacy, sanitation facilities, access to medical services, electricity and food security. On the contrary, how a teeny minority is enjoying a life of wealth and luxurious of international standards is too well known to need any statistical elaboration. तो आप लोगों को पता है, मतलब कुछ ही चंद लोगों को ही सभी फैसिलिटी मिल रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिल रहा है। ठीक है, अगला जो है पॉवर्टी ऑफ इनकम कंपैरिजन, ये वाला बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है।
poverty of income comparison. The estimated income levels and differential do not fully capture the socio-economic conditions of existence of the people. This is so for many reasons. For one thing, income is related to market centric activities. तो एक बात है क्या, आय जो होता है, आय मतलब इनकम, आय बाजार के केंद्रित मतलब बाजार का गतिविधियों के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है। देन मार्केट डज नॉट इनकॉर्पोरेट एवरीवन, differentiates people on non-functional unjust criteria and excludes a large number of people for varying lengths of time from participation in its ambit of activities and transaction. फिर बाजार सभी को शामिल नहीं करता है, मतलब हर कोई बाजार का पार्ट नहीं हो सकता है। गैर जो कर्मात्मक या बाकी जो नॉन फंक्शनल जो होते हैं या वो सब को बाजार मतलब इंक्लूड नहीं करता है। फिर राष्ट्रीय आय समुच्चय और औसत राष्ट्र को एक इकाई के रूप में लेते हैं। इकाई मतलब एवरेज के रूप में लिया जाता है। ठीक है, एवरेज लिया जाता है, एग्रीगेट लिया जाता है एज ए यूनिट। Nations like India have vast internal differentiation in the terms of control over and access to and quality of social, economic and cultural resources, as well as in the terms of status and power. Their historical experience to show many different patterns of ups and downs. तो भारत जैसे राष्ट्रों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, पहुंच और गुणवत्ता के साथ साथ स्थिति और शक्ति के मामले में व्यापक आंतरिक भिन्नता है। उनका ऐतिहासिक अनुभव भी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन के कोई अलग अलग पैटर्न दिखाता है। ठीक है। तो फिर भले ही अलग अलग राष्ट्र पूरी तरह से अद्वितीय नहीं है, लेकिन राष्ट्रों में मतभेद समानता से कहीं अधिक है। भारत के बारे में भी अक्सर कहा जाता है कि बहुत ही विरोध होता है, भारत में विरोध भाव है यहाँ पे, जिसके लिए एकमात्र स्थायी सामान्यीकरण यह है कि शायद कोई सामान्यीकरण मान्य है। इसलिए मुख्य रूप से आय को आंकड़े के आधार पर राष्ट्रों, उनके स्तर, पैटर्न, गतिशीलता और विकास के भविष्य की तुलना करना बेहद भावुक हो सकता है। ठीक है। द सेम वुड होल्ड गुड एग्जाम्पल फॉर इंटरस्टेट कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा एसडीपी अमोंग द इंडियन स्टेट्स। वही अच्छा होगा, मतलब जो स्टेट वाइज कंपैरिजन जो होता है करना पड़ता है इसलिए। फिर अगले पार्ट जो है इसका, द अपरेंट प्रेसिशन ऑफ सच नेशनल एंड स्टेट इनकम डाटा इज सेम एज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन मैनी अनरियलिस्टिक assumptions, imprecise sources of information and rule of thumb conventions, especially in poor countries with a large unorganized sector. This is especially true of India, where 92% of the workforce derives their livelihood from the unorganized sector. 92% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इनकम करते हैं, which contribute a little less than 60% of the India's GDP. ठीक है। Nevertheless, it is the main features of global social, economical, political and cultural divide which constitutes the problematic of the political economy of development. Of course, the internal differentiation and inequalities of a country are related to the persistence and growing international inequalities and form a major component of the development discourse. However, in order to be able to discuss these issues properly, we have to deal with the legacy of the persistent popularity and official level excessive, almost exclusive recognition of the income related yardstick of the development.
It is no doubt true that income flow or access to a regular supply of goods and services, it is essential and cannot be ignored. जो विकसित देश है मतलब डेवलप्ड कंट्री से वो क्या करते हैं, विकसित और विकासशील देश जो है दोनों ही अमीर और गरीब के बीच में वैश्विक विभाजन की और मतलब बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों देश में ही वैश्विक विभाजन दिखा जाता है। राजनीतिक जो इनफैक्ट द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर employment over 400 billion strong workforce in India was in the year 2001 barely 7.4 million, that is under 2% of the workforce in both the public and the private sector together। ठीक है, अगला जो है ग्लोबल सोशल रियलिटी एसेंशियल्स ऑफ मेल डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक हम लोग नहीं देखेंगे, इस इस चैप्टर में हम लोग सिलेक्टिव पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक को हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, जो मतलब पूरा एग्ज़ाम पे आएगा ही, आने का सबसे ज़्यादा चांस है, वही टॉपिक हम पढ़ेंगे। ग्लोबल सोशल रियलिटी एसेंशियल्स ऑफ माल डेवलपमेंट हम नहीं पढ़ेंगे। माल डेवलपमेंट मतलब गलत तरीके से जो डेवलपमेंट होता है उसका कुछ एसेंशियल्स क्या है। ठीक है, ग्लोबल सोशल रियलिटी जो रियल में यही सच्चाई है उसके बारे में आने से अगर टर्म अगर आप लोग समझ जाए तो कुछ लिख सकेंगे। अभी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, एजेंडा ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो एजेंडा जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट क्या, अभी हम यही देखेंगे। विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एजेंडा। तो एक मानक मानक मतलब एक मानक समग्र सामाजिक प्रक्रिया और परिणाम के रूप में विकास परिभाषा के अनुसार और इसके आवश्यक तर्क में समावेशी मानवीय निरंतर और न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित है। विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चिंता है, ये विकास अध्ययन है। Generally, the development theories have been addressed to those who can or ought to intervene for organizing accelerating development. It means national and subnational governments make entities national and international organized groups, generally called NGOs, non-government organizations, but better treated as civil society institutions, or are expected to respond to and make use of the development theories. PD, political economic development, requires that in addition to the state and the market, it should address the entire range of civil society institutions and should not remain focused exclusively on the state or the markets or NGOs. It is a fallacy to identify political economy of development with collectivism or neglect of individuals. But yes, the political economy of development does discard methodological individualism, which treats the real and legal persons as autonomous operating entities। जो इंटरेस्ट ग्रुप है, interest group coverage of PED, which studies societies with their multiple disaggregation, is quite diverse and comprehensive. Since the processes of development are holistic and subject matter of the PED has to be comprehensively concerned, is a historical perspective। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। अगला जो है हमारा एजेंडा पार्ट 2। ऑफ कोर्स जो होलिस्टिक जो विकास का जो चिंता है, विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एजेंडा जो है, ऑफ कोर्स ए होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हैज़ टू बी नेसेसिटी टू वर्क इन टर्म्स ऑफ abstraction from the secondary and relatively less important in given context and has to operate in terms of key variables। It has to draw on the historical experiences
इसे वर्तमान स्थिति और विकास के चरण की व्याख्या करने में मदद करने के लिए वैकल्पिक पैटर्न, प्रक्रिया और विकास के ऐतिहासिक अनुभवों का आकर्षित करना है। प्रमुख चर को अलग करना, उनकी बातचीत की तरीके के साथ साथ सुगम और मंद करने वाले कारकों को अलग करना। तो फैक्टर जो है उनको सेपरेट करना। ठीक है, जाहिर है इनमें मतलब बहुत आवश्यक बढ़त और हासिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यह सिस्टम अच्छा है, काम करेगा। These processes are historical, organic, integrating various facets like economic, political, social, cultural, and ecological, and of course are subject to influences from outside of the national borders. Their normative ethical aspects cannot be ignored. The range of institutions from micro level to meso and macro and global levels, historically inherited ones and new emerging or created ones, with all their diversity and commonality, contribute in no small measure to the tough challenge facing the theorists, analysts, and practitioners of development. Drawing on a number of sources and historical experience of many countries over the last few centuries, we try to present a overview of some theories of the political economy of development. अगला जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी टॉपिक हम नहीं करेंगे, अगला टॉपिक हम करेंगे। इसमें थ्योरीज जो है डेवलपमेंट के वो है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग बुक का क्वेश्चन वाला टॉपिक देखेंगे। कैपिटल एक्यूमुलेशन, रूल एंड लिमिटेशन, क्वेश्चन नंबर 3, इग्नो एक्सरसाइज। ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ with the growth of output was the assignment of the critical development or industrialization rule to capital accumulation. Many considered the relative inadequacy of the capital stock and slow growth of capital formation as the main cause of low income and poverty and backwardness. तो जो मेन कॉज है लो इनकम और पॉवर्टी बैकवर्डनेस का, जो स्लो ग्रोथ है कैपिटल फॉर्मेशन का, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत स्लो हो रहा है, कैपिटल एक्यूमुलेशन, इसके वजह से ही लो इनकम, पॉवर्टी और बैकवर्डनेस रहता है। Hence, capital accumulation that is pursuing up the rate of savings and investment along with embodied advanced technology was treated as the key development variable and locus of development policy and planning. तो कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है तो वही मेन की है, डेवलपमेंट वेरिएबल है और लॉकस है आपका डेवलपमेंट पॉलिसी और प्लानिंग का भी। While more capital does normally contribute to a higher flow of output, both theory and actual experience show that the relationship is neither a certain one-to-one relation nor always positive and fixed one. Moreover, the direct and indirect effects of the production of such capital-based incremental incomes are not always positive and desirable, as we saw while discussing the limitations and inadequacy of income-related indicators. The wide divergence between capital output ratios and their volatility across nations, industries, periods of time, sectors, etc., give reason to believe that positive rates of growth of capital formation cannot always be necessarily be associated with increasing output flows. तो मेन जो फंडा है यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन का, कैपिटल एक्यूमुलेशन जब भी ज़्यादा होगा तभी मतलब इनकम भी हाई होगा, प्रोबर्टी भी चला जाएगा, बैकवर्डनेस भी नहीं रहेगा। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाउएवर ए लॉन्ग period, the rule of capital formation as necessary condition for increasing the flows of goods and services cannot be
denied it. A number of other factors and circumstances intervene in order to determine the effect of capital accumulation. The theory of X efficiency is concerned basically with such effects. अगला जो भाग है कैपिटल एक्यूमुलेशन का, देन अलोंग विद द डोमेस्टिक फैक्टर्स, कुछ डोमेस्टिक फैक्टर भी होते हैं किसी किसी देश पे, लाइक द इनहेरिटेड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फैक्टर्स एंड एनवायरनमेंट टू exert a powerful influence on capital accumulation. तो कैपिटल एक्यूमुलेशन में बहुत सारा फैक्टर काम करता है, जैसे कि डोमेस्टिक बातें जो होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है और इंस्टीट्यूशन होता है, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर और एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन को. स्पेशली ग्लोबल इनइक्वलिटीज, डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर एंड ग्लोबल पावर बैलेंस, स्पेशली the distance between nations in terms of economic and military might. Capital accumulation is itself a dependent variable. तो कैपिटल एक्यूमुलेशन मेनली क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकता है. द कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम डेवलप्ड economics has an obsession with capital formation. This is basically under the influence of gross domestic production GDP growth based initiative catching up industrialization paradigm. It refuses to recognize that the past successful emulators who not only caught up with the forerunners but even excelled. Many of them had only a relatively small gap to bridge, had similar socio-economic and cultural background, where political rivals in the international geopolitics with a strong nationalist urge to catch up and excel, and were lucky enough to be favored by a number of internal and external propitious factors. It is true that both the time series and cross-section data for a number of countries show a strong association between long-term changes in the rate of capital accumulation. But this evidence leaves open the question of determinants of the rate and pattern of capital accumulation, including the impact of income itself on capital accumulation. अगला जो है हमारा इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोस और रूल ऑफ द स्टेट, ये दोनों टॉपिक हम नहीं देखेंगे. अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है एलपीजी पैकेज वाला, तो एलपीजी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत इस एग्ज़ाम के लिए या कोई भी एग्ज़ाम हो. एलपीजी पैकेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. द काउंटर रिवोल्यूशन इन द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, द एलपीजी पैकेज. एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो भारत में 1991 पे लिबरलाइजेशन एलपीजी आया था, आप लोगों को पता होगा. तो बुक का क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, इन दिस ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑन द स्टेट एक्टिविज्म इन डेवलपमेंट प्रोसेसेस, not much attention which give in the early stages to the question of the state character and state capabilities, as also the rule, nature and tactical and strategic position of the powerful social groups who could be rivals to the development state. A class neutral state representing broad general social interest in long term perspective, capable of acting concertedly on the sticky constraints, taking into account present and future externalities and overcoming myopia, was assumed to be a effective agency for carrying out the developmental taxes. Its task was assumed to command general social consensus, especially as a part of early nationalist euphoria in the early post-independence period. The rule and the attitudes of Indian business class towards the public sector, initial support but constant campaign to denigrate it and manipulate its actual operation in the tune with its broad interest highlights.
भारत में भी इसका इंटरेस्ट लिया गया था। मैनी चेंजेस in the rich powerful nations like the end of golden era of capitalist expansion, stagflation, the burdens of cold war geopolitics, emerging competitive strengths of exports of newly industrializing countries, and some snatching of the space by relatively successful East Asian tigers। तो ईस्ट एशियन टाइगर्स 4 देश है एशिया का, आपका थाईवान, हांगकांग, उसके बाद जापान और शायद थाईलैंड है। तो 4 देश को ईस्ट एशियन टाइगर कहा जाता है। साउथ कोरिया, जापान, आपका थाईवान, फिर और एक देश है यहाँ पे थाई एशियन कंट्रीज होगा। तो ईस्ट एशियन टाइगर्स में 4 कंट्रीज थे एलोंग विद बहुत मतलब इकोनॉमिकली बहुत सक्सेसफुल हुए थे, इसलिए ही इनका नाम दिया गया है, ईस्ट एशियन टाइगर कहा जाता है इन चारों कंट्री को। इनका मतलब इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रहा था। अगला जो है काउंटर रिवोल्यूशन का, द इमर्ज्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रीक्स ऑफ डिसकंटेंटेंट एंड enhancement in the weaker countries, their growth was turning out to be costly and non-sustainable. Their main problems of poverty, unemployment, deprivation, and inequalities were getting accentuated despite of along here with the growth rate, industrialization, and growth of the sector, prompted by and taking advantage of the emerging many faceted imbroglio and counter-revolution in the development theory tried to undo whatever limited concern with society-wide, state-led, public sector and public investment-based processes of growth which were witnessed so far. It was imposed on dozens of debt-ridden, poor and weak economies simultaneously. IMF, World Bank conditionally for bailing them out of their foreign currency liquidity crisis. In India, this program of the structural adjustment was adopted in early 90s, ठीक है, in a response to similar crisis like situation। तो भारत में ये वाला LPG पैकेज का शुरुआत किया गया था 1990 पे और 1991 पे पूरा मतलब LPG पूरा भारत में लागू हो गया था, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आने से आप LPG के बारे में भी टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आउटलाइन था पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड अप्रोच, ऐसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हम लोगों ने बुक का जो क्वेश्चन है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हम लोगों ने कवर किया है। देखिए पहला क्वेश्चन, कैन एस्टिमेट्स इनकम लेवल इन द कंट्रीज बी टेकन प्रिसाइज इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट, एक्सप्लेन, गिव एग्जाम्पल्स। तो पहला वाला जो इंडिकेटर्स हम लोगों ने दूसरा नंबर किया है ग्लोबल डिवाइड के बाद जो है इंडिकेटर्स इनकम लेवल वाला, वो वाला है क्वेश्चन नंबर 1। फिर व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ थियोरीज पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी हम लोगों ने किया। तो एजेंडा जो है वो 1 जून को 2019 का आया भी है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा इस एग्ज़ाम से पहले। और तीसरा क्वेश्चन जो कैपिटल एक्यूमुलेशन का रूल एंड ग्रोथ जो था वो वाला। फिर चौथा जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया LPG पैकेज, ये भी देखिए 2 टाइम आया है, एक बार जून पे भी आया है जून 2021, तो अभी जून 2022 का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। और एक बार आया है दिसंबर 2018 में नोट्स लिखने के लिए LPG पैकेज इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये मतलब आप लोगों को करके ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारा आज का कक्षा ख़त्म करते हैं और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए, और इंडिया बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।